हेलो गाइस, माय नेम इज़ जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस एक बड़ा ही फेमस केस है जिसने एक समय पर बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा दिया था और आप इस केस को जानते भी होंगे क्योंकि अभी तक इस केस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है। तो चलिए इस केस की डिटेल में डिस्कस करते हैं। निठारी केस। सेक्टर 31 नोएडा नियर निठारी विलेज। ये जगह ऐसी है जहाँ पर एक साइड तो बहुत ही पॉश एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े हाउसेस वगैरह हैं, लेकिन उसकी दूसरी साइड ही कच्ची बस्तियाँ और गरीब लोग रहते हैं जो कि कोई ऑटो चलाता है या फिर मजदूरी करता है। 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की अपने घर से रिक्शा पकड़ती है और वो रिक्शा D5 सेक्टर 31 के सामने रुकती है। पायल रिक्शा से नीचे उतरती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो रिक्शा वाले को कहती है कि मैं घर से लाकर वापस पैसे देती हूँ। पायल अंदर जाती है और रिक्शा वाला बाहर ही खड़ा रहता है। ऑब्वियसली बिना पैसे लिए तो रिक्शा वाला जाएगा ही नहीं, लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं, पायल घर से बाहर ही नहीं आती। तो ये रिक्शा वाला उस D5 हाउस की बेल बजाता है। एक आदमी बाहर आता है। रिक्शा वाला उस आदमी को बोलता है कि यहाँ पर एक लड़की आई थी जिसने मुझे पैसे ही नहीं दिए हैं और वो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में वापस आती, लेकिन वो आई ही नहीं। वो आदमी बोलता है कि यहाँ कोई लड़की ही नहीं आई है और जो आई थी वो कब की ही चली गई है, लेकिन रिक्शा वाला बोलता है कि वो कब से ही बाहर 15-20 मिनट से वेट कर रहा था, उन्हें तो कोई लड़की बाहर आते नहीं दिखी। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि वो पीछे वाले दरवाजे से चली गई थी और गेट बंद कर देता है। अब ये लड़की पायल अपने घर नहीं पहुंचती है, जिसके बाद पायल के पिता नंदलाल को फिक्र होने लगती है। नंदलाल बहुत जगह पर अपनी बेटी को ढूंढता है लेकिन उसे पायल का कहीं पता नहीं चलता है। नंदलाल अब पुलिस के पास जाता है अपनी बेटी पायल की मिसिंग रिपोर्ट करवाने, लेकिन पुलिस उसकी हेल्प ही नहीं करती है और उल्टा उसे कहती है कि उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या फिर इधर उधर चली गई होगी और वो खुद ब खुद ही अपने आप वापस आ जाएगी, और नंदलाल को पुलिस स्टेशन से भगा दिया जाता है। वैसे तो पुलिस को नंदलाल की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि इस एरिया में पहले भी बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके बाद बच्चे खुद ब खुद ही घर आ जाया करते थे क्योंकि वो घर से लड़ाई करके या फिर किसी काम के बहाने के थ्रू बिना बताए चले जाते थे। और दूसरा, पायल एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी एंड यू ऑल नो कि गरीब लोगों के साथ हमेशा ही पार्शलिटी की जाती है। अब नंदलाल खुद ही अपनी बेटी को ढूंढना स्टार्ट करता है और नंदलाल ने वहीं से स्टार्ट किया था जहां से पायल गायब हुई थी। उस एरिया में पूछताछ करने के बाद नंदलाल को पता चलता है कि उस एरिया में बहुत ही बच्चे गायब हुए थे। नंदलाल को पता था कि पायल रिक्शा से गई थी, तो नंदलाल ने रिक्शा वालों से भी पूछताछ की, जहां पर नंदलाल को उस रिक्शा वाले का पता चलता है जिसने पायल को D5 हाउस पे ड्रॉप किया था। उस रिक्शा वाले ने नंदलाल को बताया कि वो लड़की D5 हाउस में गई तो थी, लेकिन मेरे आंखों के सामने वो वापस नहीं आई थी क्योंकि मैं उस घर के बाहर 15 से 20 मिनट तक वेट कर रहा था क्योंकि पायल ने पैसे नहीं दिए थे। अब नंदलाल फिर से पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन इस बार भी पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी और उसे वापस से पुलिस स्टेशन से निकाल दिया गया था। इसके बाद नंदलाल डायरेक्ट ही कोर्ट चला जाता है और अपनी पूरी डिटेल कोर्ट में सबमिट कर देता है, जिसके बाद कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है रिपोर्ट को फाइल करने का और पुलिस अब एक्शन में आ जाती है। D5 हाउस मोनेंद्र सिंह पंडेर का था। मोनेंद्र सिंह पंडेर एक वेल डेवलप्ड फैमिली से बिलोंग करता था। पंडेर की फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था जो कि दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ था। पंडेर 1963 से 73 तक एलाइड बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ा था, जो कि इंडिया का बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। पंडेर स्कूल में गोल्डी पंडेर के नाम से फेमस था। इसके बाद पंडेर सेंट स्टीफन्स कॉलेज इन दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ था।
पंडेर के क्लासमेट के अनुसार उसका चाइल्डहुड उसकी मदर की वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग था। पंडेर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपना फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालता था। उसके बाद पंडेर की शादी देविंदर कौर के साथ हो गई थी और उनका एक बेटा भी था, करण पंडेर। पंडेर की वाइफ और बच्चा चंडीगढ़ में ही रहते थे, लेकिन पंडेर वर्क की वजह से चंडीगढ़ में नहीं रहता था। वो ज़्यादातर नोएडा के इस D5 हाउस में ही रहा करता था। पंडेर की ड्रिंक करने की आदत थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ रिलेशन सही नहीं थे। सुरेंद्र कोहली अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला था। 2000 के आसपास सुरेंद्र कोहली काम की तलाश में उत्तराखंड से दिल्ली आया था। सुरेंद्र कोहली एक बहुत अच्छा कुक था और वो दिल्ली में कई घरों में कुकिंग का काम करता था। इसके बाद कोहली मुनेंद्र सिंह पंडेर के कांटेक्ट में आया और फिर इसी घर D5 में नौकर की तरह रहने लगा। पंडेर इस घर में परमानेंट नहीं रहता था, इसीलिए कोहली इस घर की देखरेख करता था। पुलिस अब सबसे पहले पायल के फ़ोन को ट्रेस करती है, जिसकी लास्ट लोकेशन D5 हाउस की थी। पुलिस जब D5 हाउस जाती है तो वहां पर सुरेंद्र कोहली होता है। पुलिस सुरेंद्र कोहली से पूछताछ करती है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करता है। जिसके बाद पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सस्पेक्ट नहीं मिलता है। इसके बाद इस D5 एरिया के आसपास की छानबीन की जाती है, जिसके बाद इस D5 हाउस के ठीक पीछे एक नाला होता है और उस नाले में पुलिस को बहुत सारे ब्लैक पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं। अब पुलिस जब इन ब्लैक पॉलीथीन बैग की छानबीन करती है तो उन्हें शौक लगता है, क्योंकि उन बैग में ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स थे। और जब इन बॉडी को काउंट किया जाता है तो पता चलता है कि लगभग 20 अलग अलग ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स पाए गए थे। अब पुलिस D5 हाउस के ओनर मोनिंदर सिंह पंडेर को भी अरेस्ट करती है, लेकिन पंडेर की पुलिस में जान पहचान होने की वजह से उसे और सुरेंद्र कोहली को छोड़ दिया जाता है। लेकिन नंदलाल फिर से कोर्ट जाता है, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से पंडेर और सुरेंद्र कोहली को पायल के मिसिंग होने के सिलसिले में फिर से हिरासत में ले लिया जाता है। इस बार पुलिस के पूछताछ करने पर सुरेंद्र कोहली ने सारा सच बता दिया था और अब पुलिस D5 हाउस के एरिया की ज़मीन की खुदाई करती है, जहां पर और भी बच्चों के शव बरामद होते हैं। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पंडेर अक्सर कॉल गर्ल्स को बुलाया करता था। उसे स्टार्टिंग में तो कुछ अजीब नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी कॉल गर्ल बुलाने की इच्छा होने लग गई थी। एक दिन जब पंडेर घर पर नहीं था तो इस D5 हाउस में एक कॉल गर्ल आई थी। कोहली ने उससे बातचीत भी की थी, लेकिन उसने उसके बाद उस कॉल गर्ल को ऑफर दिया था, जिसके बाद उस कॉल गर्ल ने कोहली के कैरेक्टर पर बात कर दी थी और इस वजह से कोहली को उस पर गुस्सा आ गया था। कोहली ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था और उसकी डेड बॉडी के साथ रेप भी किया था। इसके बाद कोहली उस डेड बॉडी के पार्ट्स कर देता है और उस गर्ल की एक हैंड की मसल को कुक करके खा भी लेता है और इस इंसिडेंट के बाद से वो मैन ईटर, ह्यूमन ईटर बन जाता है और अब उसे जब भी मौका मिलता था वो D5 हाउस के बाहर बच्चों को बहला फुसला कर घर में लेकर आता था और ऐसे ही काम करता था। उसने पायल के साथ भी ऐसा ही किया था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। 31 दिसंबर 2006 को 2 पुलिसमैन को भी सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद वहां के गुस्साए लोगों ने इस D5 हाउस पर हमला कर दिया था और वहां की सरकार यानी कि मुलायम सिंह यादव को हटाने की भी मांग की थी। पुलिस ने पंडेर से भी पूछताछ करी, क्योंकि उन्हें पंडेर पर शक था कहीं इस मर्डर के पीछे पंडेर का हाथ तो नहीं है, लेकिन पंडेर सिर्फ कॉल गर्ल्स को बुलाया करता था, उसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने पंडेर की हाउसमेट माया को भी सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि पुलिस को लगता था कि माया भी बच्चों को बहला फुसलाकर घर पर लाया करती थी। लेकिन जब बच्चों के बॉडी के पार्ट्स मिले थे तो वहां के गुस्साए लोगों और पेरेंट्स ने इस केस को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ मोड़ दिया था, जिसके बाद माया पर संदेह हट गया था और माया को छोड़ दिया गया था।
पंडेर के घर के पास एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम नवीन चौधरी था। कुछ साल पहले नवीन अपने हॉस्पिटल में किडनी रैकेट की वजह से पुलिस की निगरानी में था और पुलिस को उस पर शक भी था। इसके बाद पुलिस नवीन की प्रॉपर्टी की छानबीन करती है, लेकिन इस केस से जुड़ा पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। 1 जनवरी 2007 को कोर्ट ने पंडेर और कोहली को 10 जनवरी 2007 तक पुलिस हिरासत में दे दिया था, क्योंकि और भी पूछताछ करनी बाकी थी। कोर्ट ने नार्को टेस्ट को भी अलाउ कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने पंडेर की जहां जहां प्रॉपर्टी थी वहां सब जगह पूछताछ की। पंडेर की वाइफ और बच्चों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला था। निठारी गांव में मिले 19 डेड बॉडी में से 15 डेड बॉडी की पहचान कर ली गई थी। सुरेंद्र कोहली ने बच्चों की फोटो देखकर पहचान की थी। इन 19 डेड बॉडी में से 10 डेड बॉडी गर्ल्स की थी और सबकी एज अंडर 20 थी। जो बच्चे इस मर्डर का शिकार हुए थे उनकी फैमिली को मुआवजे के तौर पर पैसे दिए गए थे। कई फैमिली ने इन पैसों को एक्सेप्ट किया था, लेकिन कई फैमिली ने इस मुआवजे के तौर पर घर और नौकरी की मांग की थी। ये केस भले ही 2006 में फाइल किया गया था, लेकिन बच्चों के मिसिंग होने की रिपोर्ट 2 साल पहले यानी 2004 से आ रही थी। एक रिम्पा हल्दर नाम की 14 साल की लड़की मिसिंग थी, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी पुलिस ने कंप्लेंट फाइल नहीं की थी और इस केस को दबा दिया था। रिम्पा हल्दर के इंसिडेंट के बाद इस एरिया में बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों की बॉल इस नाले में चली गई थी। जब बच्चे और कुछ बड़े इस नाले में बॉल लेने के लिए गए थे तब वहां एक ब्लैक पॉलीथीन बैग से एक ह्यूमन हैंड बाहर की तरफ निकला हुआ था। वहां के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस मौके पर पहुंची भी थी, लेकिन कोई ज़्यादा बवाल न हो इसलिए पुलिस ने किसी जानवर का हैंड कहकर मामला शांत कर दिया था और इस एविडेंस को गायब कर दिया था। समय बीतता जा रहा था और लोगों के आक्रोश के बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हम सभी लोगों को पता है कि सीबीआई 0 से स्टार्ट करती है, लेकिन जब सीबीआई ने इस केस को जांच करना स्टार्ट किया तो पता चला कि बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। नवंबर 2007 में कोर्ट ने सीबीआई को इन्फॉर्म किया कि विक्टिम की एक फैमिली ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि वो इस केस के मेन एक्यूज्ड पंडेर को बचाने की कोशिश कर रही है। 12 फरवरी 2009 को गाजियाबाद कोर्ट ने 9 फरवरी 2005 को मिसिंग हुई रिम्पा हल्दर के मर्डर के केस में पंडेर और सुरेंद्र कोहली को दोषी माना था, जिसके बाद उन्हें डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली थी। 2009 से लेकर 2012 तक सुरेंद्र कोहली को 5 मर्डर केस में डेथ पेनल्टी की सज़ा दी गई। 10 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर की डेथ पेनल्टी को रिजेक्ट कर दिया था और उसे रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि पंडेर के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। लेकिन फरवरी 2011 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने पंडेर की डेथ पेनल्टी को कंटिन्यूज रखा था। जुलाई 2014 में कोहली ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन फाइल की थी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने उसकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी। इसके बाद 3 सितंबर 2014 को कोर्ट ने निठारी केस में कोहली के अगेंस्ट डेथ वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद 4 सितंबर 2014 को गाजियाबाद की डासना पुलिस स्टेशन में फांसी की सुविधा न होने के कारण कोहली को मेरठ की जेल में फांसी देने का फैसला किया गया था। कोहली को 12 सितंबर 2014 को फांसी दी जानी थी, लेकिन कोहली की रिव्यू पिटीशन में देरी होने की वजह से कोर्ट ने डे बिफोर फांसी पर रोक लगा दी और कोहली की डेथ पेनल्टी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया था। 24 जुलाई 2017 को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फिर से पंडेर और सुरेंद्र कोहली को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट के अलावा कोई एविडेंस न होने के कारण पंडेर और सुरेंद्र कोहली को रिलीज कर दिया था। इस डिसीजन से विक्टिम की फैमिली तो नाखुश थी ही, लेकिन पूरा इंडिया भी दुखी था, क्योंकि क्लियरली एक्यूज्ड के स्टेटमेंट देने के बावजूद भी उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई थी। इस केस में सभी ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया, चाहे वो विक्टिम की फैमिली हो या एक्यूज्ड हो, लेकिन पुलिस और सीबीआई की लापरवाही की वजह से इस केस को जस्टिस नहीं मिला।
आप लोग यही सोच रहे होंगे कि एक्यूज ने स्टेटमेंट में सब कुछ कबूल किया कि उसने ही सारे मर्डर किए, लेकिन फिर भी उसे पनिशमेंट क्यों नहीं मिली। इसका आंसर ये है कि सिर्फ एक्सेप्ट करने से ही सब कुछ नहीं होता, उसका प्रूफ भी ज़रूरी है। जब कोर्ट ने सीबीआई से कोहली के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी तो सीबीआई के पास रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। कई पेपर वर्क में तो कोहली के सिग्नेचर भी नहीं थे। जिस घर में ये मर्डर हुए थे उस घर में कोई एविडेंस भी नहीं मिला था। इस केस में पुलिस और सीबीआई ने बहुत ही लापरवाही की, जिसका खामियाजा विक्टिम की फैमिली भुगत रही है। इस केस में टोटल 19 मर्डर किए गए थे, जिसमें से 2 मर्डर का रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। उम्मीद तो नहीं है कि सुरेंद्र कोहली को उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन होप तो रख ही सकते हैं कि क्या पता इन 2 मर्डर के केस में सुरेंद्र कोहली को उसकी सज़ा मिल जाए और विक्टिम की फैमिली को उनका न्याय मिल जाए। फिलहाल तो ये केस यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।